गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन नंबर 154 हुई थी। उसमें डिफाइन किया गया कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है नेगोशिएशन बिटवीन किस किस के बीच में, एम्प्लॉयर, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। ये वन साइड में रहेंगे। दूसरी साइड में कौन रहेंगे? वन और मोर ग्रुप ऑफ यूनियंस ऑफ वर्कर्स। एक यूनियन हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, उनका ग्रुप भी हो सकता है। इसी तरह एम्प्लॉयर का हो सकता है, इसी तरह ये इनका हो सकता है। तो ये नेगोशिएशन होगी इनके बीच में, किन पर्पजेज के लिए, वो यहाँ पे है। फर्स्ट है वर्किंग कंडीशंस। किसी भी इंडस्ट्री में, प्लांट में वर्किंग कंडीशन कौन से रहेंगी, कौन कौन से रेगुलेशन रहेंगे, किस तरह के रूल बनेंगे, वो सब इसमें रहेंगे। और दूसरा रहेगा फिर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी कैसी रहेगी, कितने टाइम के लिए जॉब रहेगी और क्या उसका ड्यूरेशन रहेगा, वो सब उनके रिगार्डिंग ये नेगोशिएशन होगी। दूसरा रहेगा रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। एम्प्लॉयर और वर्कमैन का जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करने के रूल रहेंगे। इनमें अपने वेजेस भी आते हैं, वर्किंग कंडीशन आती हैं, बोनस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सब इसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद आता है अपना रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयर्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी उनका आपस में किस तरह रिलेशनशिप रहेगा, वो किस तरह एक्ट करेंगी, कौन कौन से लीगल एक्ट रहेंगे, कौन कौन से लीगल रहेंगे, वो सब। और उसके बाद होंगी वर्कमैन ऑर्गेनाइजेशन। वर्कमैन की जो ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी उनके रिलेशनशिप क्या रहेंगे, वो सब इसमें हमें देखना है। तो इसका मतलब ये रहा, ILO की कन्वेंशन 154 में डिफाइन किया गया नेगोशिएशन है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? प्रोसेस है एक नेगोशिएशन का बिटवीन किसके किसके, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो नेगोशिएशन होगी वो है ये। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं? मेनली 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है सिंगल प्लांट बार्गेनिंग। सिंगल प्लांट बार्गेनिंग वो होती है जिसमें एक ही यूनिट है, एम्प्लॉयर भी एक ही है और यूनियन भी एक ही है। किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ये डिस्प्यूट हो सकता है, किसी भी एक फैक्ट्री का ये डिस्प्यूट हो सकता है। इसमें एम्प्लॉयर भी एक ही है और यूनियन भी एक ही है। एक एम्प्लॉयर एक यूनियन का जो है डिस्प्यूट, वो सिंगल प्लांट बार्गेनिंग में आता है। सपोज करो, मान लो अपनी स्टील प्लांट है, बहुत है, अलग अलग कंपनियों के हैं, टाटा के अपने हैं, आर्लेंसन मित्तल के अपने अलग हैं, हर यूनियन अपनी अपनी यूनिट है सब कंपनी की। किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में कोई डिस्प्यूट हुआ, वो उससे रिलेटेड है, तो उनको बोलेंगे सिंगल प्लांट बार्गेनिंग। दूसरा सेकंड है अपना इसमें मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग। ठीक, सिंगल फर्म है और उसके सेवरल प्लांट है। सपोज करो अपनी टाटा स्टील है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी फर्म है और इनके प्लांट अलग अलग जगह लगे हुए हैं। दूसरी जिंदल स्टील है, तो इसी तरह इनके प्लांट अलग अलग जगह हैं लेकिन फर्म सिंगल है। अगर सभी प्लांट में एक साथ कोई डिस्प्यूट रेज हो तो उन सब केसेस में क्या बोलेंगे? मान लो टाटा स्टील अकेली है या जिंदल स्टील अकेली कंपनी है जिसके अलग अलग प्लांट में स्ट्राइक हुई है, या फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ कलेक्टिव बार्गेनिंग का, स्ट्राइक एक उसका मीन है वो भी, तो उसको बोलेंगे हम मल्टी प्लांट बार्गेनिंग। सभी प्लांट में एक साथ एक एम्प्लॉयर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ और उनकी डिमांड कॉमन है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग। थर्ड है अपनी इंडस्ट्री वाइड बार्गेनिंग। ठीक है, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग कंपनीज हैं, तो उन सब केस में क्या होगा? सेपरेट प्लांट्स हैं, एम्प्लॉयर भी उनके अलग अलग है और यूनियन भी सबकी अपनी अलग अलग है। तो इस तरह की केसेस में क्या है कि एक इसमें बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं हम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे देश में है, अलग अलग तरह की है, कहीं पे सिल्क है, कहीं पे कॉटन है,
है तो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट, कहीं पे साड़ियाँ बनती हैं, कहीं कुछ बनता है। लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री में एक साथ स्ट्राइक हो या सभी लोग यूनियन अलग अलग लेवल पे अपनी प्रोटेस्ट करें और एक डिमांड हो सबकी, वो वेजेस भी हो सकती हैं, वर्किंग आवर भी हो सकते हैं, और चीज़ें भी हो सकती हैं, बोनस भी हो सकता है, तो अगर ये सब होगा तो उसको बोलेंगे इंडस्ट्री वाइड बार्गेनिंग। प्लांट अलग अलग है लेकिन एक पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पकड़ लिया तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बार्गेनिंग बोली जाएगी। अगर स्टील में है तो ये स्टील इंडस्ट्री की बार्गेनिंग बोल सकते हैं हम इसको, तो इसको बोलेंगे हम इंडस्ट्री वाइड बार्गेनिंग, यानी कि पूरी इंडस्ट्री को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। एसेंशियल कंडीशंस फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग की बेसिक एसेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी रहेंगी? उनमें फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्टैंड नहीं ले पाएगा, यूनियन के वर्कर्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं अगर एम्प्लॉयर के साथ वो डिस्कस नहीं कर पाए, नेगोशिएशन वो प्रॉपरली नहीं कर पाए, तो उस केस में तो यूनियन का फेलियर ही होगा। तो इसलिए यूनियन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑफिस बेरर हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड कैरेक्टर के होने चाहिए। दूसरा है फैक्ट फाइंडिंग अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ट्रेड डिस्प्यूट है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हुई है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है नेगोशिएशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन उन दोनों की जो अप्रोच है वो फैक्ट फाइंडिंग अप्रोच होनी चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग अप्रोच का मतलब ये है कि जो डिस्प्यूट रेज हुआ है इसका रीजन क्या है, इसको हम रिजोल्व किस तरह कर सकते हैं, रिजोल्विंग मेथड कौन कौन से अडोप्ट कर सकते हैं, और मिनिमम टाइम में हम इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अप्रोच दो तरह की होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो पॉजिटिव है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव अप्रोच जो कि नेगेटिव है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि हम जो भी काम करेंगे, जिस तरह भी काम करेंगे, उसमें हमारी इंडस्ट्री का प्रॉफिट होना चाहिए। अब सपोज करो हम ये मान लें कि एम्प्लॉयर की इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट उसका हुआ है, लेकिन साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए ताकि उसमें जो वर्कर्स हैं वो भी तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर सपोज करो आज के दिन इंडस्ट्री बंद हो जाए तो जो हजारों लाखों वर्कर्स हैं, उनके परिवार हैं, सब एकदम बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि जो अप्रोच है, हमारी सोच है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है और इंडस्ट्री को रनिंग पोजीशन में ही रखना है, उसको बंद नहीं करना है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट है, किसी भी प्लांट की, इंडस्ट्री की, यूनिट की, वो यूनिट की मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे हम कहते हैं ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इसी तरह ये भी होने चाहिए, क्योंकि इनको भी तो अपना स्टैंड रखना है, स्टैंड अपना क्लियर रखना है, वो स्टैंड इनको मेंटेन करना है। जहाँ पे इनको लगेगा कि हमें यहाँ पे कंप्रोमाइज करना है, क्योंकि नेगोशिएशन का मतलब ही कंप्रोमाइज है, उसमें कंप्रोमाइज ही करना है, जिसमें यूनिट का बेनिफिट रहेगा और वर्कर्स का बेनिफिट रहेगा, एम्प्लॉयर का बेनिफिट भी रहेगा। तो मैनेजमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग तो और बोल्ड होना चाहिए ताकि वो अपने स्टैंड पे बनी रह सके। फोर्थ है उसमें एग्रीमेंट ऑफ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में जो एग्रीमेंट है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कोई इंडस्ट्री बनी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडस्ट्री के अंदर फिर ट्रेड यूनियन बनी, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये पहले से प्री डिफाइंड होने चाहिए। जब ये प्री डिफाइंड होंगे तभी जाके किसी भी डिस्प्यूट को हम रिजोल्व कर सकेंगे। अगर प्री डिफाइंड होंगे, उनका वायलेशन होगा, तो फिर यही कलेक्टिव बार्गेनिंग के मैकेनिज्म स्टार्ट करने पड़ेंगे। अगर ये डिफाइंड नहीं है पहले से, तो हम उनका सॉल्यूशन किस तरह निकाल पाएंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है अवॉइड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयर हो जाए चाहे वर्कमैन हो, उनको अपनी अप्रोच कंस्ट्रक्टिव रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, कोई नेगेटिव काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो इंडिपेंडेंट ऑफेंस हो, या कोई इस तरह का काम भी नहीं करना है जिससे इंडस्ट्री की जो मार्केट रेपुटेशन है वो डाउन हो, लोगों का नेगेटिव रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट बन जाए। तो इन सबको हमें अवॉइड करना है।
सिक्स्थ है प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके लिए एम्प्लॉयर को, यूनियंस को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन से डिस्प्यूट रेज हुए और उनका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, क्या सॉल्यूशन रहा, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो आने वाले टाइम में अगर वैसे ही प्रॉब्लम कुछ आती है तो इससे हम अपना सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड किया गया ये दोनों पार्टीज की मीटिंग होने के बाद ही सॉल्यूशन इसका निकला था। तो वो सॉल्यूशन आने वाले टाइम में भी बेनिफिशियल हो सकता है। मेन फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग की मेन फीचर्स कौन सी हैं? फर्स्ट है इट इज ए ग्रुप एक्शन। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है वो एक ग्रुप एक्शन है। ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर, दोनों के डेलीगेट रिप्रेजेंट करते हैं उनको, और उन दोनों की नेगोशिएशन होती है, मीटिंग्स होती हैं, उन सब में डिटेल में डिस्कशन होता है। तो ये एक ग्रुप एक्शन है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का कोई एक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड है इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, साल भर चलता रहेगा, कभी किसी मुद्दे पे कभी मुद्दे पे प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये मीटिंग्स होती रहेंगी। फिर उसके बाद आता है बाई पार्टी प्रोसेस। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है वो एक बाई पार्टी प्रोसेस है। इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है और थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक ये नहीं चाहें। नेगोशिएटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है, कंसिलिएटर की हो सकती है, लेकिन वो दोनों कब अपॉइंट हो सकते हैं? जब ये दोनों पार्टियां चाहेंगी, उनके बाद वो हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल। कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है इसमें जो नेगोशिएशन होनी है वो फ्लेक्सिबल है, मोबाइल है। फ्लेक्सिबल इसलिए है कि वो रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, स्टेटिक नहीं है, उसमें प्लस माइनस हो सकता है। वर्कर्स अपनी डिमांड को कुछ कम कर सकते हैं, एम्प्लॉयर अपने स्टैंड से थोड़ा सा डाउन भी आ सकते हैं एग्रीमेंट पे आने के लिए कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क। कलेक्टिव बार्गेनिंग की ज़रूरत इसलिए है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है अपनी, वहाँ पे भी एक डेमोक्रेसी बने, एक डेमोक्रेटिक सेटअप रहे, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और राइट टू वर्क सभी का राइट है, मिनिमम वेजेस भी हमारा राइट है। तो उन राइट को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट में भी डेमोक्रेसी होनी ज़रूरी है। यूनियन बनेंगे, उनके इलेक्शन भी होंगे, टाइम पे इलेक्शन होगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ की रिलेशनशिप है वो बने रहेंगे। तो उसके बाद सिक्स्थ है डायनामिक। कलेक्टिव बार्गेनिंग डायनामिक है, साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक है, और इसकी जो नेचर है वो चेंजिंग बिहेवियर है। ये टाइम के साथ इसमें चेंजेस आते रहेंगे, बदलाव आता रहेगा, और इसी के साथ ही हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का ये एक छोटा टॉपिक खत्म होता है।